सुप्रीम कोर्ट ने देश के राज्यों को साफ तौर पर निर्देश दिया कि वो वन नेशन वन कार्ड योजना 31 जुलाई तक पूरी तरह से लागू करे। ममता बनर्जी की सरकार अब तक इस योजना को लागू नहीं करने के हजार बहाने बनाती रही। कभी ये कहती रही कि उसे आदेश ही समझ में नहीं आया, तो कभी किसी तकनीकी दिक्कत का बहाना बनाकर हरदम टालती रही। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने में आनाकानी को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि बिना किसी बहाने के पश्चिम बंगाल सरकार ये योजना तत्काल लागू करे। कोर्ट ने साफ कहा कि एक के बाद एक दूसरी समस्याएं नहीं गिन सकते। ये अप्रवासी मजदूरों का मामला है। प्रवासी मजदूरों को सस्ते दर पर या मुफ्त अनाज दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुनवाई के आखिरी दिन सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा उसे केंद्र सरकार की एक देश एक राशन कार्ड योजना को लागू करना ही होगा। पश्चिम बंगाल सरकार की वकील ने कहा कि आधार कार्ड की दिक्कतों की वजह से ये योजना लागू नहीं हो पाई है, पर जस्टिस M.R. शाह ने कहा कि ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा। जब सारे राज्य ये कर चुके हैं तो पश्चिम बंगाल को क्या दिक्कत है? हर हाल में ये योजना लागू होनी चाहिए। कोर्ट के इस रुख को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के वकील ने इस बाबत सहमति जताई। एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत प्रवासी मजदूर के पास चाहे किसी भी राज्य का राशन कार्ड हो, उसे दूसरे राज्य में राशन मिल जाएगा। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी लताड़ लगाई। दरअसल केंद्र सरकार को एक वेबसाइट बनानी है जिसमें सभी प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन होना है। उसी के आधार पर उन मजदूरों को सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। वेबसाइट पिछले साल नवंबर से बन रही है, लेकिन अभी तक तैयार नहीं हुई। आज सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने इस काम को पूरा करने के लिए और समय मांगा। इस पर जस्टिस M.R. शाह ने कहा कि ये सिर्फ अधिकारियों पर नहीं छोड़ा जा सकता। ये इतना बड़ा कोई काम नहीं है, कोई सर्वे नहीं करना है, सिर्फ एक मैकेनिज्म बनाना है जहां डेटा जमा किया जा सके। लेकिन सरकार के अधिकारियों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि अधिकारियों के पास वक्त नहीं है। इस काम को हमेशा के लिए नहीं टाला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड की स्थिति रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त अनाज वितरित करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित करने का निर्देश दिया। राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें खाद्यान्न वितरण के लिए योजनाएं बनाने और केंद्र उसके अनुरूप खाद्य पदार्थों की व्यवस्था करे। वन नेशन वन राशन कार्ड पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रखने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई चलाने के लिए भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उन्हें लाभ देने के लिए NIC की मदद से 31 जुलाई तक पोर्टल विकसित करने का निर्देश भी जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। प्रशांत किशोर के साथ गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी गठबंधन तैयार करने की शरद पवार की पहली कोशिश भले ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई, लेकिन पवार शांत नहीं बैठे हैं। वे अंदर ही अंदर अपने मिशन में जुटे हैं, लेकिन इंतजार वक्त का है और उससे भी ज्यादा कांग्रेस के कमजोर होने का। इसी वक्त के इंतजार में गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल के ग्रुप 23 के तमाम नेता बैठे हैं, जो सही समय पर कांग्रेस छोड़कर पवार के मोर्चे में शामिल होने के संकेत दे रहे हैं। गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी दलों ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने फॉर्मूले पर काम करना शुरू कर दिया है। कोशिश लोकसभा में बहुमत के लिए जरूरी 273 सीटों का आधा हिस्सा अपने दम पर जीतने की है। इस दौरान कांग्रेस से उम्मीद की जा रही है कि वह केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में जीत दर्ज करे। प्रशांत किशोर, शरद पवार, कमलनाथ, यशवंत सिन्हा समेत राजनीति के कई दिग्गज रणनीति तैयार करने के लिए मुलाकात कर रहे हैं। एक बार महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि जैसे राज्यों में पवार, ठाकरे, ममता बनर्जी, लालू तेजस्वी यादव, M.K. स्टालिन, H.D. कुमारस्वामी, N. चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव साथ आ जाएं तो कांग्रेस के साथ समझ शुरू होगी। अब सवाल उठता है कि सही समय क्या होगा। फिलहाल इसे लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा रहा है कि ये समय पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव पूरा होने को कहा जा सकता है। अगर कांग्रेस पंजाब हार जाती है, उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है या उत्तराखंड में सत्ता वापसी करने में सफल होती है, तो पार्टी में फूट और पलायन की स्थिति असल रूप ले लेगी। जिस तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी पंजाब और राजस्थान के सियासी संकट को संभालने में विफल साबित हो रहे हैं, उसे देखकर गांधी परिवार के साथ वफादारी का दावा करने वाले कांग्रेसी नेता भी अपना धैर्य खोते जा रहे हैं। बात यहां तक आ पहुंची है कि कई वर्चुअल मीटिंग्स के दौरान पार्टी के नेताओं को गालियां देने लगते हैं। इसका नजारा तो तब देखने को मिला जब लोकसभा चुनाव के बाद बैठक में राहुल गांधी ने
कमलनाथ और अशोक गहलोत को सबके सामने फटकारा और प्रियंका वाड्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस के हत्यारे इसी कमरे में मौजूद हैं। उसके बाद गाली गलौज का चलन कांग्रेस में काफी बढ़ गया। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस और पीके के बीच संबंध काफी रहस्यमयी हैं। आधिकारिक रूप से कांग्रेस पीके के चुनावी प्रबंधन के साथ अपनी पहचान बनाने के लिए अनिच्छुक है, क्योंकि पार्टी का मानना है कि दल के अंदर की गतिविधियों और खास तौर से चुनावी बातों को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता है। इसी दौरान पंजाब समेत कांग्रेस के ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जिन्होंने पीके से मार्गदर्शन मांगा और उनके साथ निजी संधियां तैयार की हैं। वैसे तो पीके हमेशा से गांधी परिवार की जमकर तारीफ करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के आंतरिक मुद्दों पर शांत रहते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले और बाद में कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ आने को लेकर पीके और कांग्रेस के संबंधों पर असर पड़ेगा। मंदिर जैसे मुद्दों पर कांग्रेस की वैचारिक स्पष्टता बेहद जरूरी है। आने वाले हफ्तों में उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले राहुल और प्रियंका गांधी को खुद को उदार वामपंथी कहानियों के खिलाफ बचाना होगा। ये मुद्दा बहुसंख्यक समुदाय को अलग थलग भी कर सकता है। ठीक इसी दौरान हिंदू भावना पर ज्यादा निर्भर रहने के चलते पार्टी को दूसरे राज्यों में मुश्किल हो सकती है, जहां हिंदू मुस्लिम मुद्दा हिंदी राज्य जितना अहम नहीं है। 2024 के चुनाव विपरीत शैली में लड़े जाने के लिए तैयार हैं। अगर टीम मोदी प्रधानमंत्री की छवि, बड़े प्रोजेक्ट्स, बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के संदर्भ में कोविड-19 प्रबंधन के मुद्दे, कूटनीतिक मोर्चे पर उपलब्धियां और राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दे का इस्तेमाल करने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस और उनके सहयोगी उन राज्यों में बड़ी जंग के लिए तैयार हैं जहां क्षेत्रीय पार्टियों का बोलबाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा को लेकर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में कई अहम चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि बंगाल में जो हिंसा हुई वो संगठित हिंसा थी और प्रशासन ने एक तरह से अपनी तरफ से खुली छूट दे रखी थी। 63 पेज की इस रिपोर्ट के आने के बाद ममता बनर्जी पर कई सवाल उठने लगे हैं और सियासी गलियारों में हंगामा मचना तय है। हालांकि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को बंगाल आने से रोकने के लिए ममता बनर्जी के अफसरों ने तमाम कोशिशें की थी, लेकिन सीआरपीएफ की सुरक्षा को लेकर मुश्किल हालात में ये रिपोर्ट तैयार की गई है। सिविल सोसाइटी ग्रुप की 5 सदस्यीय कमेटी ने यह रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंप दी। इस रिपोर्ट की कुछ बड़ी बातें सामने आई हैं, जिनमें से एक ये भी है कि रिपोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार को हिंसा रोकने में फेल बताया गया। कमेटी के सदस्यों ने 63 पेज की एक रिपोर्ट तैयार की है और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए टीम पश्चिम बंगाल गई थी, जहां से 200 से ज्यादा तस्वीरें, करीब 50 से ज्यादा वीडियो एनालिसिस करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। इतना ही नहीं, ये टीम ग्राउंड पर लोगों से भी मिली। कमेटी ने पाया कि राज्य सरकार नागरिकों के मूल अधिकार के संरक्षण में पूरी तरह से फेल रही। चुनाव के बाद हुई हिंसा संगठित हिंसा थी। जो निर्दोष लोगों पर अटैक कर रहे थे वो क्रिमिनल माफिया डॉन, एक खास पार्टी के लोगों पर टारगेट करके हमला किया गया। पुलिस ने बड़ी लापरवाही की। शिकायत करने वाले को न्याय न देकर उल्टा उसके ऊपर ही केस दर्ज किए गए। शिकायत के बावजूद पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। कई लोग घर छोड़कर पलायन कर गए, उनके घरों को जला दिया गया। एक खास पार्टी के लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड छीन लिए गए। उनसे कार्ड वापसी के लिए तोलाबाजी भी लेने की धमकी दी गई। कई जगहों पर क्रूड बम और पिस्टल की अवैध फैक्ट्री भी मिली। राज्य सरकार इस कमेटी को राज्य में आने से लगातार मना कर रही थी। कमेटी के चेयरमैन ने चीफ सेक्रेटरी को ग्राउंड रियलिटी के लिए 11 मई को पत्र लिखा था। 12 मई को बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने जवाब दिया और कहा कि कोरोना के चलते आप ग्राउंड में नहीं आ सकते हैं। ये भी कहा गया कि अभी मामले पर कोर्ट में सुनवाई होनी है, इसलिए अभी राज्य में आना ठीक नहीं है। बाद में इस कमेटी से सीआरपीएफ की सुरक्षा लेकर पश्चिम बंगाल में जाकर अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हिंसा प्रभावित कई गांवों का दौरा इस टीम ने किया है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी की मर्जी के बिना कलकत्ता हाई कोर्ट ने चुनावी नतीजों के बाद हुई हिंसा की जांच मानवाधिकार आयोग को सौंप दी। कोर्ट के आदेश के मुताबिक मानवाधिकार आयोग ने कमेटी बनाकर पश्चिम बंगाल मामले की जांच के लिए रवाना कर दिया, लेकिन ये सब ममता बनर्जी की मर्जी के खिलाफ हुआ था। इसलिए बंगाल पहुंचते ही मानवाधिकार आयोग की टीम के सदस्य पर टीएमसी के गुंडों ने हमला करना शुरू कर दिया। मतलब कि ममता बनर्जी किसी को जांच करने भी नहीं देंगी और खुद तो करेंगी ही नहीं। इसलिए टीएमसी के गुंडों ने सबसे पहले टीम के सदस्य आतिफ रशीद को अपना निशाना बनाया। आतिफ रशीद ने बताया कि मैं एनएचआरसी की जांच टीम के सदस्य के नाते जाधवपुर में दंगा प्रभावित इलाके का दौरा करने गया था। वहां गुंडों द्वारा मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया।
मैंने वहां पर 40 से ज्यादा घर टूटे हुए पाए और उनकी रिकॉर्डिंग की, जिसके बाद ये लोग खुल्लम खुल्ला मुझे भी धमकी दे रहे थे। जब ये घटना मेरे साथ हुई तब स्थानीय पुलिस चुपचाप गायब हो गई ताकि ये लोग खुलकर मेरे साथ बुरा सलूक कर सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनके साथ बदसलूकी करने वाले राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लोग थे और यही वो लोग थे जिन्होंने इन घरों को ध्वस्त किया था। उन्होंने देखा कि बीजेपी समर्थकों के घर जला दिए गए थे और ध्वस्त कर दिए गए थे। बीजेपी से जुड़े रहे आतिफ रशीद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचते ही जांच टीम को घेर लिया गया और गुंडों ने पत्थरबाजी का भी प्रयास किया। NHRC के राजीव जैन की अध्यक्षता में ये टीम 3 दिन के पश्चिम बंगाल दौरे पर गई थी। इस टीम में एक सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग की भी थी। जून 18 को ही कोर्ट में बंगाल में चल रहे मानवाधिकार उल्लंघन की जांच के लिए कमेटी गठित करने को कहा था। स्थानीय गुंडे उन्हें कैसे धमका रहे हैं, इसके कई वीडियोस सामने आए हैं। आतिफ रशीद को धमकी देने वालों में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी शामिल थीं। वीडियो में आतिफ रशीद बार बार उन्हें समझा रहे हैं कि वो इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते और वो पीछे हट जाएं। वहीं एक वीडियो में उन्होंने भीड़ से हटकर कैमरे के सामने अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे ही स्थानीय लोगों ने उन पर हमला बोला, पश्चिम बंगाल पुलिस वहां से चली गई। उन्होंने कहा कि ये वीडियो कलकत्ता हाईकोर्ट में एक सबूत के रूप में काम करना चाहिए, जो दिखाता है कि किस तरह बंगाल में आतंक का राज चल रहा है। आतिफ रशीद ने बताया कि उन्हें जमीन पर जाकर वहां की स्थिति का आकलन करने को कहा गया था। उन्होंने बताया कि न सिर्फ जाधवपुर में 40 घर जले और ध्वस्त किए हुए मिले, बल्कि कई बीजेपी कार्यकर्ताओं का 2 महीने से कोई अता पता नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये घर बीजेपी कार्यकर्ताओं के थे और इनका ये हाल करने वाले तृणमूल के गुंडे हैं। उन्होंने बताया कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई FIR दायर नहीं की। जांच के दौरान लोगों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और धमकाने लगे। वो स्थिति का आकलन करते हुए वीडियो बना रहे थे, इसलिए ये लोग भड़क गए। पश्चिम बंगाल में 2 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद से अब तक कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की खबरें आ चुके हैं। खासकर हिंदू समाज को इसका दंश झेलना पड़ा। मारपीट से लेकर यौन शोषण तक का सहारा लेकर TMC के गुंडों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने के आरोप लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।